हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चैप्टर 2 जो डील करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से, जिसमें इसके पहले के लेक्चर में हमने सेक्शन 12 और 13 देखा था। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 14। फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट में हमने फैक्ट की डेफिनेशन देखी है। फैक्ट जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो है वो फर्स्ट कौन सा है? फिजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट या फिर एक्सटर्नल फैक्ट, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्ट मीन्स कौन सा? इंटरनल फैक्ट। फ्रेंड, जो फिजिकल फैक्ट है उसको हम अपने सेंसेस द्वारा परसीव कर सकते हैं, और जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है उसको हम अपने सेंसेस द्वारा परसीव नहीं कर सकते। अगर हम फिजिकल फैक्ट की बात करें तो सपोज ए ने बी को पंच मारा, कि इसको हमने अपनी आंखों से देखा, ठीक है। मीन्स क्या है? वो फिजिकल फैक्ट है। ए ने बी को एब्यूज़ किया, ए ने बी को गाली दी, हमने अपने क्या किया? अपने कानों से उसको सुना, क्या है? वो फिजिकल फैक्ट है। और सपोज ए कहीं से जा रहा है, वहाँ पे साइड में एक डिकम्पोज बॉडी पड़ी हुई है जिसकी फाउल स्मेल आ रही है, तो ए ने वो फाउल स्मेल महसूस की और जाके देखा तो वहाँ पे डिकम्पोज बॉडी पड़ी थी। तो मतलब उसको कैसे मालूम पड़ा वो कि वहाँ पे डिकम्पोज बॉडी पड़ी हुई है? स्मेल से, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी फिजिकल फैक्ट है। सपोज आप अंधेरे में जा रहे हो और अंधेरे में किसी ने आपको टच किया, ठीक है, तो आपने महसूस किया अपनी स्किन से कि किसी ने आपको टच किया। ये भी क्या है? फिजिकल फैक्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई फ्रूट खाया, फिर कोई स्वीट्स खाया और वो फ्रूट या स्वीट जो है ख़राब हो चुका था, तो उसका टेस्ट आपको जो है ख़राब आया, तो टेस्ट से आपको मालूम पड़ा कि वो स्वीट या फ्रूट जो है वो ख़राब हो चुका है। तो आपको कैसे मालूम पड़ा? आपकी टंग से। ये भी एक फिजिकल फैक्ट है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा फैक्ट्स की डेफिनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे फैक्ट की डेफिनेशन आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट की। फिजिकल फैक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं? अपने सेंसेस द्वारा परसीव कर सकते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है उसको हम सेंसेस द्वारा परसीव नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्ट की बात करें तो इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल, गुडविल, ये सभी हमारे कौन से हैं? ये सभी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, हम सिर्फ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के बारे में ही कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं। फैक्ट इन इशू मीन्स जो विवाद का मेन मुद्दा है, और रिलेवेंट फैक्ट मीन्स जो उससे कनेक्टेड है, सुसंगत है, ठीक है। जो विवाद का मुद्दा है या फिर जो उससे कनेक्टेड फैक्ट हैं उसके बारे में कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं। तो जो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल और गुडविल, इनके जो एविडेंस है कौन से सेक्शन के अंदर रिलेवेंट हैं? इनके एविडेंस रिलेवेंट होंगे तो ही हम इनका एविडेंस दे पाएंगे। तो ये किसके अंदर रिलेवेंट है? ये सभी एविडेंस जो हैं सेक्शन 14 के अंदर रिलेवेंट हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम सेक्शन 14 का मार्जिन नोट्स देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग। मीन्स सेक्शन 14 जो है 3 टाइप के साइकोलॉजिकल फैक्ट की बात करता है। फर्स्ट कौन है? पहला है स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। सेकेंड वन क्या है? सेकेंड वन है स्टेट ऑफ बॉडी, एंड थर्ड वन जो है वो क्या है? बॉडीली फीलिंग। ठीक है। तो सेक्शन 14 जो है 3 टाइप के साइकोलॉजिकल फैक्ट की बात करता है। कौन कौन से? स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। मीन्स मन की दशा, शरीर की दशा और शारीरिक संवेदना। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 14 क्या बोलता है कि मन की दशा, शरीर की दशा या फिर शारीरिक संवेदना के अस्तित्व को दर्शित करने वाले जो तथ्य हैं वो भी क्या होंगे? रिलेवेंट होंगे। मन की दशा, शरीर की दशा या फिर शारीरिक संवेदना के अस्तित्व को दर्शित करने वाले फैक्ट भी रिलेवेंट होंगे। ऐसे फैक्ट जो मन की दशा को बताएं या फिर जो
शरीर की दशा को बताएं या फिर जो शारीरिक संवेदना को बताएं, वो इफेक्ट रिलेवेंट होंगे किसके अंदर, सेक्शन 14 के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम स्टेट ऑफ माइंड की बात करें, मन की दशा की बात करें, तो मन की दशा मीन्स होता है कि कोई भी व्यक्ति कोई एक्ट करते समय उसके मन में क्या चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति कोई एक्ट कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो वो कार्य करते समय, वो एक्ट करते समय उसके मन में क्या चल रहा है, वही उसकी मन की दशा है। तो सेक्शन 14 में जो है 7 टाइप्स के स्टेट ऑफ माइंड्स की बात की गई है। कौन से? इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल और गुडविल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन 14 की डायरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एज ए इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल और गुडविल टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग आर रिलेवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडली फीलिंग इज इन इशू और रिलेवेंट। फ्रेंड्स, ये सेक्शन जो है वो 2 पार्ट में है। पहला पार्ट जो है उसमें क्या दिया गया है कि फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एज ए इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल और गुडविल टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन मीन्स किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति मन की दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य जैसे कि इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल, गुडविल, ये सभी क्या होंगे? रिलेवेंट होंगे। सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग आर रिलेवेंट, और ऐसे तथ्य जो शरीर की दशा का अस्तित्व या फिर शरीर के संवेदना का अस्तित्व दर्शित करते हैं, वो भी क्या होंगे? रिलेवेंट होंगे। मीन्स इसमें क्या दिया गया है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति मन की दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य जैसे कि इंटेंशन, नॉलेज, गुडविल, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल सुसंगत होंगे, रिलेवेंट होंगे, अथवा शारीरिक दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य या फिर शारीरिक संवेदना की दशा के अस्तित्व को दर्शित करने तथ्य भी क्या होंगे? रिलेवेंट होंगे। कब आएगा? देखिए, व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडली फीलिंग इज इन इशू और रिलेवेंट। कब रिलेवेंट होंगे, कब सुसंगत होंगे? जब ऐसे मन की दशा का अस्तित्व, शरीर की दशा का अस्तित्व और शारीरिक संवेदना की दशा का अस्तित्व इन इशू रहेगा या फिर रिलेवेंट रहेगा, या फिर वो विवाद का मुद्दा रहेगा या फिर उससे कनेक्टेड रहेगा, तो ही रिलेवेंट होगा। मन की दशा का अस्तित्व, शरीर की दशा का अस्तित्व या फिर शारीरिक संवेदना की दशा का अस्तित्व कब रिलेवेंट होगा? जब मन की दशा का अस्तित्व, शरीर की दशा का अस्तित्व या फिर शारीरिक संवेदना का अस्तित्व इन इश्यू रहेगा या फिर रिलेवेंट रहेगा। जो सेक्शन 5 बोलता है कि हम कब किसी भी फैक्ट के बारे में हम कब एविडेंस दे सकते हैं, जब वो फैक्ट इन इश्यू रहेगा या फिर रिलेवेंट रहेगा। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि हम मन की दशा का अस्तित्व का एविडेंस या फिर शरीर की दशा का अस्तित्व का एविडेंस या फिर शारीरिक संवेदना की दशा का एविडेंस हम कब दे सकते हैं? जब मन की दशा का अस्तित्व, शरीर की दशा का अस्तित्व या फिर शारीरिक संवेदना की दशा का अस्तित्व इन इश्यू रहेगा या फिर रिलेवेंट रहेगा, तो ही उसके बारे में एविडेंस दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, साधारण भाषा में सेक्शन 14 क्या बोलता है कि किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति मन की दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य जैसे कि इंटेंशन, नॉलेज, गुडविल, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल, ये सभी क्या होंगे? रिलेवेंट होंगे, अथवा शरीर की दशा का अस्तित्व या फिर शारीरिक संवेदना की दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य भी सुसंगत होंगे। कब सुसंगत होंगे? जब मन की दशा का अस्तित्व दर्शित करने तथ्य या फिर शरीर की दशा का अस्तित्व दर्शित करने तथ्य या फिर शारीरिक संवेदना की दशा का अस्तित्व दर्शित करने तथ्य इन इश्यू होंगे, वो विवाद का मुद्दा होंगे या फिर उससे कनेक्टेड होंगे, तो ही वो जो है रिलेवेंट माने जाएंगे, तो ही हम उसके बारे में एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इंटेंशन को समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। उस इलस्ट्रेशन क्या दिया गया है कि ए इज चार्ज्ड विथ शूटिंग एट बी विथ इंटेंशन टू किल हिम। इन ऑर्डर टू शो एज इंटेंशन द फैक्ट ऑफ एज हैविंग प्रीवियसली शूट एट बी मे बी प्रूव्ड। सो फ्रेंड्स, क्या दिया गया इलस्ट्रेशन में कि ए जो एक व्यक्ति है उसके ऊपर चार्ज है कि उसने बी को जान से मारने के इरादे से शूट किया। इस इलस्ट्रेशन में ए ने पहले भी बी को शूट किया था। ये फैक्ट क्या दिखाता है कि ए ने बी को इंटेंशनली मारा, क्योंकि उसने पहले भी अटेम्प्ट किया था लेकिन उसका अटेम्प्ट फेल हो गया था, इसने फिर दोबारा अटेम्प्ट किया और बी को जान से मारा। तो जो उसने पहले जो अटेम्प्ट किया था, ए ने जो इसके पहले भी शूट किया था, वो क्या करता है? ए का इंटेंशन शो करता है कि ए को बी को जान से मारना था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं।
जो बात करता है नॉलेज की, उसमें क्या दिया गया है कि ए शूज बी फॉर डैमेज डन बाई अ डॉग ऑफ बीज विच बी न्यू टू बी फेरोशियस. The fact that the dog had previously bitten X, Y and Z and that they had made complaint to be are relevant. So friends, इस इलस्ट्रेशन क्या दिया गया है कि A एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन B पे डैमेज का केस करता है. डैमेज कैसे? वो डैमेज किसने किया है? वो डैमेज B के डॉग ने किया है. ठीक है, तो B के डॉग ने A को काटा, इसलिए A ने B के ऊपर डैमेज के लिए केस किया. तो इस केस में बी का नॉलेज शो करने के लिए कि बी को मालूम था कि उसका डॉग जो है वो फिरोशियस है, खूंखार है, उसमें ये फैक्ट रिलेवेंट हो गए कि बी के डॉग ने पहले भी किसको, एक्स को, वाई को और जेड को काटा था. तो इसलिए बी को क्या, बी को नॉलेज था पहले से कि उसका डॉग जो है वो फिरोशियस है. वो ऐसा डिफरेंस नहीं ले सकता कि भाई उसका डॉग फिरोशियस है, खूंखार है, उससे नॉलेज नहीं था और उसने ए को काट लिया. तो भाई उसको नॉलेज नहीं था कि उसका डॉग फिरोशियस है. ठीक है, तो उसको नॉलेज शो करने के लिए उस डॉग ने पहले एक्स वाई जेड को काटा था. ये फैक्ट क्या होगा, रिलेवेंट होगा. उस डॉग ने पहले भी एक्स वाई जेड को काटा था. इससे क्या शो हो रहा है कि बी को नॉलेज था कि उसका डॉग जो है फिरोशियस है. फ्रेंड्स, अब हम अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं गुड फेथ के बारे में. इस इलस्ट्रेशन कह दिया गया है कि ए इज सूड बाय बी फॉर फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटिंग टू बी दैट सी वॉज सॉल्वेंट, वेयर बाई बी बीइंग इंड्यूस्ड टू ट्रस्ट सी who was insolvent suffered loss. The fact that at the time when A represented C to be solvent, C was supposed to be solvent by his neighbor and by person dealing with him is relevant as showing that A made a representation in good faith. फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है कि B एक पर्सन है जो A के ऊपर क्या करता है, सूट दाखिल करता है. किस लिए कि ए ने सी को रिप्रेजेंट किया था कि सी जो है सॉल्वेंट पर्सन है और जिसकी वजह से बी ने उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन किया, लेकिन उसमें बी को क्या हुआ, बी को लॉस हुआ क्योंकि सी इनसॉल्वेंट था. ठीक है, इसलिए बी ने ए के ऊपर सूट दाखिल किया है. सो फ्रेंड, इस केस में ये तथ्य कि द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन ए रिप्रेजेंटेड सी टू बी सॉल्वेंट, जब ए ने सी को सॉल्वेंट करके रिप्रेजेंट किया था, उस समय सी जो है उसके नेबर्स द्वारा या फिर उसके साथ जो लोग डीलिंग कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, उनके द्वारा सॉल्वेंट ट्रीट किया जा रहा था. इसलिए ए ने गुड फेथ में बी को बताया कि सी सॉल्वेंट है. ठीक है, तो ए का जो सी को सॉल्वेंट करके रिप्रेजेंट करना था बी के सामने, वो कैसे था, क्योंकि सी जो है सी के नेबर या फिर जो पर्सन उससे डील कर रहे थे, जो उससे व्यवहार कर रहे थे, उससे बिजनेस कर रहे थे, वो उसको सॉल्वेंट करके ट्रीट कर रहे थे, उसको सॉल्वेंट समझ रहे थे. इसलिए ए ने भी गुड फेथ में ये समझा कि सी सॉल्वेंट है और उसने बी को रिप्रेजेंट किया कि सी जो है सॉल्वेंट है. तो ये जो है ए का क्या करता है, ए का गुड फेथ शो करता है. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं जो है नेग्लिजेंस का. इसमें क्या दिया गया है कि ए सूज बी फॉर नेग्लिजेंस in providing him with a carriage for hire not reasonably fit for use whereby A was injured. The fact that B's attention was drawn on other occasion to the defect of that particular carriage is relevant. फ्रेंड्स, में क्या दिया गया है कि एक पर्सन है A जो दूसरे पर्सन B के ऊपर सूट दाखिल करता है. किस लिए कि B ने उसे क्या किया था, एक कैरेज प्रोवाइड किया था. ठीक है, बी ने इसको एक गाड़ी प्रोवाइड की थी, कैरेज प्रोवाइड किया था, और वो जो कैरेज था वो सवारी के लिए फिट नहीं था. तो इससे क्या हुआ, ए को इंजरी हुई, इसलिए ए ने बी के अगेंस्ट सूट दाखिल किया. सो फ्रेंड, इस केस में बी का नेग्लिजेंस शो करने के लिए कौन से फैक्ट रिलेवेंट होंगे, उसमें क्या दिया गया है कि द फैक्ट दैट बीज अटेंशन वॉज ड्रॉन ऑन अदर ओकेजन टू द डिफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरियज इज रिलेवेंट. उस कैरियज के बारे में बी का अटेंशन पहले ही ड्रॉन किया गया था कि वो कैरियज सवारी के लिए फिट नहीं है. ये फैक्ट जो है बी का नेग्लिजेंस शो करने के लिए रिलेवेंट होगा कि बी को पहले से मालूम था कि वो कैरियज जो है सवारी के लिए फिट नहीं है, फिर भी उसने वो कैरियज ए को दिया जिससे ए को इंजरी हुई. फ्रेंड्स, अब हम अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं.
रेशनेस के बारे में। सपोज ए एक पर्सन है जो कार लेके जा रहा है। जिस रास्ते पे वो कार लेके जा रहा है वो रास्ते की कंडीशन इतनी ख़राब है कि उस रास्ते पे व्हीकल की स्पीड 30 से 40 से ज़्यादा नहीं रखी जा सकती। लेकिन ए क्या कर रहा है, ये उस रास्ते पे भी 70 और 80 की स्पीड से व्हीकल जो है वो चला रहा है। और उसमें क्या होता है, फिर ए का एक्सीडेंट होता है बी से, ठीक है, और बी को इंजरी होती है। तो बी फिर ए के अगेंस्ट जो है रैश या नेग्लिजेंट का केस दाखिल करता है, ठीक है। तो इस केस में ये दिखाने के लिए कि ए जो है वो रैशनेस से गाड़ी चला रहा था, ये फैक्ट रिलेवेंट होगा कि रोड की कंडीशन ठीक नहीं थी, फिर भी जो है ए वहाँ पे 70 और 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। तो ए का उस रोड पे 70 और 80 की स्पीड से गाड़ी चलाना ए का जो है रैशनेस शो करता है, ठीक है। और वो फैक्ट क्या होगा, इस केस में रिलेवेंट होगा। फ्रेंड्स, अब हम अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं इल विल के बारे में। इसमें क्या दिया गया है कि A is accused of defaming B by publishing an imputation intending to harm the reputation of B. The fact of previous publication by A respecting B showing ill will on the part of A towards B is relevant as proving A's intention to harm B's reputation by particular publication in question. So friends, इसमें क्या दिया गया है कि A एक पर्सन है जो B दूसरे पर्सन के अगेंस्ट इम्प्यूटेशन पब्लिश करने का आरोपी है। तो इस केस में ए का बी के प्रति इलविल शो करने के लिए ये फैक्ट रिलेवेंट होंगे कि ए ने पहले भी बी के अगेंस्ट इम्प्यूटेशन पब्लिश किया था। तो ए ने बी के अगेंस्ट पहले भी इम्प्यूटेशन पब्लिश किया था। ये फैक्ट ए का बी के प्रति इलविल शो करने के लिए रिलेवेंट होंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, स्पष्टीकरण। जो पहला एक्सप्लेनेशन उसमें क्या दिया गया है कि अ फैक्ट रिलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है कि अगर कोई फैक्ट इसलिए रिलेवेंट है कि वो फैक्ट रिलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड के एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है, तो जो वो फैक्ट रिलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड के एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है, वो उसका जो शो करना है, उसका जो दर्शित करना है, कैसा होना चाहिए, वो पर्टिकुलर होना चाहिए, नॉट इन जनरल। क्या दिया गया है कि मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। तो जो उसका एग्जिस्टेंस है, रिलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड का जो एग्जिस्टेंस है, वो कैसा होना चाहिए, वो पर्टिकुलर उस मैटर के बारे में होना चाहिए जो इन क्वेश्चन है। मीन्स जो रिलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड का एग्जिस्टेंस है वो जनरल नहीं चाहिए, वो पर्टिकुलर उस मैटर के बारे में चाहिए जो इन क्वेश्चन है। जो विवाद का मुद्दा है उस मैटर के बारे में उसका जो है रिलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड का एग्जिस्टेंस चाहिए, ना कि जनरल, ठीक है। फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। इसमें क्या दिया गया कि ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाई इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड। द फैक्ट दैट ए on other occasions shoot B is relevant as showing his intention to shoot B. The fact that A was in the habit of shooting at people with intent to murder them is irrelevant. फ्रेंड्स, में क्या दिया गया है कि A जो है, A का ट्रायल चल रहा है कि A ने B को इंटेंशनली शूट करके जान से मारा है, ऐसा A का ट्रायल चल रहा है। तो इस केस में ए का इंटेंशन शो करने के लिए ऐसा फैक्ट जो है रिलेवेंट होगा कि ए ने पहले भी बी को शूट करके जान से मारने की कोशिश की थी। ए ने पहले भी अटेम्प्ट किया था बी को जान से मारने का, लेकिन वो अटेम्प्ट उसका फेल हो गया, ठीक है। फिर उसने सेकेंड अटेम्प्ट किया और बी को शूट किया। तो ये फैक्ट इसमें क्या होगा कि ए ने पहले भी बी को जान से मारने की कोशिश की थी शूट करके, वो फैक्ट रिलेवेंट होगा। और अगर कोर्ट में ऐसा फैक्ट आता है कि ए की हैबिट है कि वो लोगों को शूट करके जान से मारता है, इसलिए उसने ही बी को मारा होगा, ये फैक्ट क्या होगा, ये फैक्ट इररिलेवेंट होगा। ये फैक्ट इररिलेवेंट है कि ए की हैबिट है कि वो लोगों को शूट करके जान से मारता है, ऐसा जो फैक्ट कोर्ट सामने आता है वो फैक्ट इररिलेवेंट होगा। लेकिन अगर ऐसा जो फैक्ट है कि ए ने पहले भी अटेम्प्ट किया था बी को मारने का, ये फैक्ट क्या होगा, रिलेवेंट होगा। यही दिया गया है एक्सप्लेनेशन में कि जो रिलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड का जो एग्जिस्टेंस है वो पर्टिकुलर उस मैटर के बारे में चाहिए जो इन क्वेश्चन है।
ना कि जनरल। तो जो कोर्ट में ऐसा फैक्ट है कि एक ही हैबिट है कि वो लोगों को शूट करके मारता है, ये क्या है, ये जनरल स्टेट ऑफ माइंड है, ये जनरल स्टेट ऑफ माइंड है ए का। तो ये फैक्ट जो है रिलेवेंट नहीं होगा। लेकिन ए ने पहले भी अटेम्प्ट किया था बी को मारने के लिए, ये फैक्ट रिलेवेंट होगा, क्योंकि ये जो मेन इशू है कि एक बी का मर्डर हुआ है, ये उससे रिलेटेड है, उससे कनेक्टेड है कि पहला अटेम्प्ट उसका फेल हुआ, पहले उसने कोशिश की मारने के लिए लेकिन वो फेल हो गया, फिर उसने दूसरी बार कोशिश की, उसमें वो सक्सेस हुआ। ठीक है, तो ये फैक्ट क्या होगा, रिलेवेंट होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसी फैक्ट के बारे में, जो फैक्ट इन क्वेश्चन है, जो कोर्ट के सामने मुद्दा है, उसी से कनेक्टेड है वो, इसलिए वो फैक्ट क्या होगा, रिलेवेंट होगा। लेकिन जो जनरल स्टेट ऑफ माइंड की बात की जा रही है कि एक ही हैबिट है कि ए लोगों को शूट करके मारता है, वो फैक्ट रिलेवेंट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगला एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 2। उसमें क्या दिया गया कि बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस the previous commission by the accused of an offence is relevant within the meaning of this section, the previous conviction of such person shall also be relevant। फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है कि अगर किसी आरोपी का किसी अपराध के लिए कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो उस आरोपी ने उसके पहले भी अगर कोई क्राइम किया था, तो वो जो क्राइम है वो भी इस केस में क्या होगा, रिलेवेंट होगा। क्या दिया गया है कि द प्रीवियस कमीशन बाय द एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस इज रिलेवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन के अनुसार जो उसने उसके पहले भी कोई क्राइम किया था, तो वो इस केस में क्या होगा, इस ट्रायल में वो रिलेवेंट होगा। और क्या दिया गया है कि द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शैल आल्सो भी रिलेवेंट, अगर उस व्यक्ति को किसी केस में सजा लगी है तो वो भी इस ट्रायल में क्या होगा, रिलेवेंट होगा। सो फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन 2 में यही दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी अपराध के लिए कोर्ट में ट्रायल चालू है, तो इस सेक्शन के अनुसार उसने अगर पहले भी कोई क्राइम किया होगा तो वो क्राइम इस ट्रायल में रिलेवेंट होगा, और उसके साथ साथ अगर उसे किसी की सज़ा लगी होगी तो वो भी रिलेवेंट होगा। यही दिया गया एक्सप्लेनेशन 2 में। सो फ्रेंड्स, ये रहा सेक्शन 14। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।